हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो कोई भी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी एंड हम उस चीज़ को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, हम उस पर बैठ रहे हैं, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो हम उसे भी रिसोर्स मानते हैं। एनसीईआरटी में रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए 3 कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब है कि वो रिसोर्स है एंड हमारी टेक्नोलॉजी उसे एक्सेस भी कर पा रही है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक हमारा रिसोर्स है, हमारी टेक्नोलॉजी उसे एक्सेस भी कर पा रही है, सो हम गोल्ड को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स मान लेते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ रिसोर्स है और हमारी टेक्नोलॉजी उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रही है तो उसका रिसोर्स होने का फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्लानट मिलता है बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर, वहाँ पर लाइफ भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। सो उस प्लैनेट के होने का फ़ायदा क्या है? ऐसे ही कोई भी रिसोर्स तभी होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी उसे एक्सेस कर पाए। दूसरा पॉइंट होता है इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि हम उसे पैसे के द्वारा एक्सेस कर पा रहे हैं, तभी वो इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड तभी वो रिसोर्स हमारे काम भी आएगा। तीसरा पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब वो चीज़ रिसोर्स है लेकिन हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ रिसोर्स, तो उसका रिसोर्स होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे रिसोर्स मानेंगे। सो ये रिसोर्स की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आती है या यूनिट टेस्ट में आती है। सो इस रिसोर्स की डेफिनेशन को याद करें। ऐसे ही रिसोर्सेज जो है वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसे? जैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उससे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड उससे फिर इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करते हैं। यही एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमने ये देख लिया है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। सो अब बात आती है कि रिसोर्सेज के टाइप क्या आते हैं। हमने रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर दिया है। बेसिस यानी कि फॉर एग्जांपल हमें क्लास को डिवाइड करना है, सो हम क्लास में अलग अलग बच्चों को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होंगे। सो अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही हमने रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जिस बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है वो है ओरिजिन। हमें ओरिजिन समझ में आ रहा है कि वो रिसोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके बेसिस पे हमने उसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला टाइप होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। अब बायोटिक एंड एबायोटिक से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो हमारे बायोस्फीयर से हम ऑब्टेन करते हैं, ये एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों चीज़ें हमारे बायोस्फीयर से ही ऑब्टेन होती हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? बायोटिक वो चीज़ें होंगी जिनमें लाइफ होंगी, जो लिविंग होंगी। हमारे बायोस्फीयर में फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सबको हम बायोटिक के अंदर काउंट करते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर बायोस्फीयर एंड इनमें लाइफ होती है। सो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट होंगे। दूसरा कंपोनेंट आता है एबायोटिक। ये भी हमारे बायोस्फीयर से ही ऑब्टेन होते हैं लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे बायोस्फीयर से ऑब्टेन होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें एबायोटिक के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद दूसरा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब कि कोई चीज़ कितना जल्दी ख़त्म होती है। इस बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बाद आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो कोई भी रिसोर्स जिसे हम रीन्यू कर सकते हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट होगा। रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल में आ जाएगा विंड एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब विंड एनर्जी खत्म तो होगी नहीं, ऐसा नहीं है कि विंड आ रही है, जा रही है एंड खत्म हो जाएगी, नहीं, विंड कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। सो इसे हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे, ये खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रिसोर्सेज रीन्यू नहीं होते हैं, ये भी रीन्यू होते हैं, लेकिन इन्हें रीन्यू होने में इतने साल लग जाते हैं कि हम इन्हें ना ही मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स ले लेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं अपने फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है एंड ऐसे रीन्यू होने में इतने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे कि उसके होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, एक रीन्यूएबल एंड एक नॉन रीन्यूएबल। अब नेक्स्ट बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इंडिविजुअल हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ जो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करते हो। एग्जांपल हमारा हाउस हो गया, हमारा हाउस सिर्फ हमारा है, पूरी कम्युनिटी या पूरे नेशन का नहीं माना जाता है। सो हमारा हाउस हमारे प्राइवेट रिसोर्सेज में काउंट हो जाएगा। दूसरा आता है कम्युनिटी ओन्ड। कम्युनिटी ओन्ड फॉर एग्जाम्पल हम पब्लिक पार्क्स ले लेते हैं। आपके एरिया में अगर कोई पार्क प्रेजेंट होगा सो वो किसी
एक इंसान का पार्क तो है नहीं, पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी उस पार्क को एक्सेस कर सकती है। तो ये हमारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे नेशन के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ ले लेंगे तो वो पूरे नेशन की होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं होगी। कहीं का फॉरेस्ट प्रेजेंट है, कहीं वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, वो पूरे नेशन में ही काउंट होती है। हमारे नेशनल रिसोर्सेज किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को बिलोंग करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को देखेंगे तो वो कोई एक कंट्री ओन नहीं करती है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर काउंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे ओशंस प्रेजेंट है, ओशन किसी एक कंट्री का नहीं होता है, सारे कंट्री के लोग उस ओशन पे ट्रैवल करते हैं एंड उस पर किसी स्पेसिफिक कंट्री का राइट नहीं होता है। हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स डोंट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। अब इसका क्या मतलब है? हमारे ओशंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी हमारा ओशन प्रेजेंट है वो तो हमारी कंट्री के अंदर ही माना जाएगा, वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा। लेकिन जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होगा, उसके बाद जो भी ओशन प्रेजेंट है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं होने वाला है, उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। सो ये याद करना ज़रूरी है कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जो भी प्रेजेंट होगा वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है एंड उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमने रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जो किसी एरिया में प्रेजेंट होंगे, उनमें रिसोर्स वाली क्वालिटीज़ भी होंगी लेकिन हमने अभी तक उन्हें यूटिलाइज नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल विंड पावर, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट होंगी। हमने इन्हें अभी तक यूटिलाइज नहीं करा है सही तरीके से, लेकिन हाँ इनमें पोटेंशियल है कि ये एज अ रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। सेकेंड टाइप आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों हमने देख लिए, डिटरमाइन कर लिया एंड हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि इन रिसोर्सेज को हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे फॉर द डेवलपमेंट। उन रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज में काउंट करेंगे क्योंकि हमने इन्हें सर्वे कर लिया है, हमने इनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब डिसाइड कर लिया, हमने प्लान भी कर लिया है कि हमें इन्हें यूज़ करना है, बस उस प्लान का एग्जीक्यूशन करना बचा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनमें पोटेंशियल भी है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, रिसोर्स कहलाएं, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज़ कर पाएँ। इनको हम स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर विंड देखते हैं या वाटर देखते हैं, वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज़ कर पाएँ, इसीलिए वो हम स्टॉक रिसोर्सेज में काउंट करेंगे कि वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। रिजर्व्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा फॉसिल फ्यूल, जो कि हम अपने कार्स एंड डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारे रिजर्व्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा फॉसिल फ्यूल, जो कि हम अपने कार्स में इन द फॉर्म ऑफ डीजल्स या पेट्रोल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रिसोर्सेज को हमने अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करा है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे बायोटिक एंड एबायोटिक थे, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखा एंड लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमने ये देख लिया है कि रिसोर्सेज को हमने अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करा है। अब ये जानना ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करें कि वो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमारे नेचर के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, इवन ऑन ग्लोबल लेवल वो हमारे लिए यूज़फुल हो। रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमंस ने रिसोर्सेज को नेचर का फ्री गिफ्ट मान करके रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि अब वो ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, रिसोर्सेज एकदम खत्म होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि वाटर का लेवल कितना डाउन होता जा रहा है, वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, पेट्रोल, ये सब जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है ये ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है। एक्सप्लॉइट करने की वजह से क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं? सबसे पहले तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो चुका है एंड वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में अक्यूमुलेट हो गए हैं। कैसे? जो रिच है उनके पास और रिसोर्सेज आ गए हैं एंड जो पुअर है उनके पास रिसोर्सेज आ ही नहीं रहे हैं। सो इस अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ने क्या करा है, सोसाइटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, रिच एंड पुअर। इसमें क्या होता है कि पुअर जो होते हैं वो और पुअर होते जाएंगे एंड रिच जो होंगे वो और भी ज़्यादा रिच होते जाएंगे विद टाइम।
थर्ड आता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होगा। इससे क्या है कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने से सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आई है, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट करा है, नेचर में प्रेजेंट जितने रिसोर्सेज थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उस डेवलपमेंट के चलते हम नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेवलपमेंट के चलते हम फ्यूचर जनरेशन के साथ रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो द डेवलपमेंट should take place without damaging environment and the development in present should not compromise with the needs of future generations। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर का इतना यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के पास वाटर बचने ही नहीं वाला है। सो हमें इतना भी यूज़ नहीं करना है, इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है कि वो चीज़ फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना ही हमें डेवलपमेंट इतनी कर देनी है कि उससे ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम आने लगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग इतनी होने लगी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए एक समिट रखी गई थी जो थी रियो दे जानेरियो अर्थ समिट 1992 में। अब इस समिट के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला था कि इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। सबसे पहले अर्थ समिट जो रखी गई थी वो थी रियो दे जानेरियो अर्थ समिट 1992 में। अब ये रियो दे जानेरियो कहाँ प्रेजेंट है ये जानना ज़रूरी है। ये ब्राज़ील में है। कौन से ईयर में हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट आए थे एंड इन लोगों ने मिल करके क्या किया था? इन लोगों ने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करा है एट ग्लोबल लेवल। इसके बाद ये जो मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, इन लीडर्स ने मिल करके एक डिक्लेरेशन साइन किया था ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें इन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम टेम्परेचर कंट्रोल पे वर्क करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे। एंड इसके बाद इन्होंने मिल करके एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी तक पहुँचाने के लिए इन्होंने इस एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। सो एजेंडा 21 होता क्या है? एजेंडा 21 वो डिक्लेरेशन है जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में UNCD में साइन किया था। एजेंडा 21 का बेसिकली एम क्या था? इसका एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना है। हमें इस आइडिया को हर कंट्री में पहुंचाना है ताकि हम ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट कंट्रोल, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन सब प्रॉब्लम्स को से डील कर पाएँ। उसके बाद एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि एवरी गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका क्या मतलब है कि हर एक कंट्री को, हर एक गवर्नमेंट को लोकली अपना एक अलग एजेंडा 21 अडॉप्ट कर लेना है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ऐसे नहीं हो पाएगा। अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेट्स अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मिल करके ग्लोबली हम चेंज ला सकते हैं। सो एजेंडा 21 का बेसिकली सिर्फ ये मोटिव था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। हमारे जो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, टेम्परेचर चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब प्रॉब्लम्स से हम डील करें। अब इस सब को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि हमें रिसोर्स को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रिसोर्सेज को एक प्लान्ड आउट तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तब तक रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ही होते रहेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है ताकि जिन लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन तक रिसोर्स पहुँचे, ना कि जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्स अवेलेबल है। इसलिए रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एंड ग्लोबल पीस के लिए। क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी रीजन्स जो हैं वो सेल्फ सफिशेंट हैं, उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, हमें उन्हें और रिसोर्सेज देने की ज़रूरत नहीं है। सो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ हम रिसोर्सेज को नहीं पहुँचाएंगे। इनफैक्ट लेस डेवलप्ड एरिया में अगर हम रिसोर्सेज को देते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब इसमें हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है कि राजस्थान में जो है विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत प्रेजेंट है। अब इस सोलर एनर्जी को यूज़ करके, विंड एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या बहुत तरीक़ों से और भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग के चलते हमें हर जगह पर उन रिसोर्सेज को पहुँचाना है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की कमी है तो वहाँ पर हमें वाटर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। वहीं अगर हम लद्दाख में देखते हैं तो वहाँ ऑलरेडी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कल्चरल हेरिटेज भी प्रेजेंट है। सो वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है ताकि हम उसे सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। अब रिसोर्स प्लानिंग के हमारे 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद प्लानिंग एंड नेक्स्ट आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किस जगह पर रिसोर्स के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पर उसकी ज़रूरत है, हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें प्लान आउट करना है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या फिर किस प्लान को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हमने जो भी प्लान बनाया है कि हमें ये चीज़ें करनी है वो हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच करनी चाहिए। हमें कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं कर देनी है कि वो उस जगह के लिए तो अच्छी हो लेकिन नेशनल लेवल पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसलिए इन 3 पॉइंट्स को याद रखते हुए हम रिसोर्स को प्लान करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पर हमें रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, कितना रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है हमें प्लान करना है कि हम किस प्लान को यूज़ करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करनी है, एक स्टेट की डेवलपमेंट के चलते हमें नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सो इन 3 स्टेप्स को यूज़ करके हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। ये स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी नीड के लिए हमारे नेचर में ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज प्रेजेंट है, हमें और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर आर्टिफिशियली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी ग्रीड को देखते हुए रिसोर्सेज को देखेंगे तो वो ग्रीड के चलते रिसोर्सेज तो ख़त्म हो ही जाएंगे लेकिन हमारी ग्रीड भी ख़त्म नहीं होगी। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट के चलते महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारी ग्रीड को अगर सेटिस्फाई हम करने चलते हैं सो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे एंड हमारी ग्रीड भी कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। इसलिए हमें रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स यूज़ करना है एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज का ख़त्म होना, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट होना ये सिर्फ ग्रीडी इंडिविजुअल्स की ही वजह से हुआ है। उन्होंने अपनी ग्रीड के चलते रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट करा है कि रिसोर्स डिप्लीशन हो गया है, ग्लोबल लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं एंड अब भी वो नहीं रुक रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन्स को और भी प्रॉब्लम आने वाली हैं। महात्मा गांधी ने प्रोडक्शन बाय मासेस को सपोर्ट किया था, ना कि मास प्रोडक्शन को। कहते हैं कि हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना है बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। हम मास प्रोडक्शन कर देते हैं, वो चीज़ें वेस्ट में ही जाती है कि इतनी चीज़ों का यूज़ भी नहीं होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट रहे, इसे प्रोडक्शन बाय मासेस करना है ना कि मास प्रोडक्शन, ताकि चीज़ें वेस्ट भी ना हो। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के बाद एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि अलग अलग कंट्री एंड अलग अलग लोगों ने रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। सो हमारे सबसे पहले जब फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था वो था 1968 में, जो कि क्लब ऑफ रोम में दिया गया था। किस लिए? रिसोर्स कंजर्वेशन के ही बारे में बताते हुए। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1974 में एक बुक पब्लिश की गई थी, स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, जिसमें हमने गांधीयन फिलॉसफी का यूज़ किया था एंड इसमें भी हमने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में ही बताया था। उसके बाद 1987 में एक रिपोर्ट की गई थी, जिस रिपोर्ट में हमने अगेन रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात किया था एंड इसी बात को और बताते हुए हमने फर्दर एक बुक भी लिखी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, एक बुक लिखी गई थी। इसके बाद एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारा था रियो द जानेरियो अर्थ समिट ब्राज़ील में, जो कि 1992 में दिया गया था। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये जो अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो MCQ के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। जैसे स्मॉल इज़ बिजनेस बुक किसने लिखी थी, उसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर बुक किसने लिखी थी, ये सब चीज़ें जो है ये MCQ के फॉर्म में आ सकती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंड हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिसोर्स है। लैंड इतना वाइडली स्प्रेड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। क्यों? हम लैंड पे ही रहते हैं, हम लैंड पे अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लैंड से ही हमारा फूड भी ग्रो होता है, लैंड पे हम सारी डेवलपमेंट भी करते हैं। सो ऐसे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो रिसोर्स है वो लैंड है। लैंड जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रखा है। 43% हमारा लैंड जो है वो प्लेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद 30% ऑफ लैंड हमारा माउंटेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड रिमेनिंग 27% जो है वो प्लेट्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट लैंड है एंड इन रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सो हम रिसोर्स में देखेंगे, सो लैंड एज अ रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, ये नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन
लैंड हमारा एक फाइनाइट रिसोर्स है, इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम लैंड को अच्छे से प्लान करके यूज़ करें। हमारे पास लैंड को इनफाइनाइटली टू प्रेजेंट है नहीं, जितना लैंड ऑलरेडी आया है उतना ही हमारे पास आगे भी रहेगा, इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि हम लैंड को केयरफुली प्लान करके यूज़ करें। सबसे पहले आता है कि वैरायटी ऑफ लैंड्स क्या होता है। माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, आइलैंड होते हैं। ये अलग अलग फॉर्म ऑफ लैंड्स हमारे हैं। अब इन अलग अलग फॉर्म ऑफ लैंड पे हमें यूटिलाइजेशन का प्रोसेस देखना होता है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करें। सबसे पहले तो हमारे फॉरेस्ट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड। बैरन लैंड या वेस्ट लैंड कौन सा लैंड होता है? जिस लैंड का हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं है, यानी कि ये वेस्ट लैंड में काउंट हो जाएगा। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। अब ये लैंड भी नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ ही है, हमने इसे नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में कर लिया है, हमने इसमें बिल्डिंग्स बना ली है, रोड्स बना लिए, सो ऑब्वियसली अब इस पर और कोई काम तो हो नहीं सकता है, इसलिए लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ उसमें हमने बैरन लैंड एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़ पढ़ा है। उसके बाद आता है अदर कल्टिवेटेड लैंड। इसमें क्या होता है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड जो आते हैं, जैसे कि हम जहाँ जहाँ कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं, जैसे कि जहाँ घासें होती हैं, जहाँ गाय वगैरह को घास खिलाने के लिए ले जाते हैं, वो लैंड हो गया। वो लैंड भी हमारे लिए अदर देन कल्टिवेटेड लैंड है। वो लैंड भी हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आएगा, क्योंकि हमने उस पर कोई क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हमने उस पर ग्रास उगाई है जिसको हम ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, पास्चर्स के जिसको हम कैटल ग्रेजिंग एंड इन सब कामों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड अंडर मिसलेनियस यूज़। अब इसमें क्या होता है, वो लैंड जैसे हमने देखा होगा, कहीं अगर रोड के साइड कहीं थोड़ा सा भी लैंड प्रेजेंट होता है, मिट्टी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ क्या होती है, मिसलेनियस ट्रीज़ ग्रो हो जाती हैं। मिसलेनियस क्यों? क्योंकि हमने इन ट्रीज़ को खुद से ग्रो नहीं करा है, ये ट्रीज़ अपने आप ग्रो हो जाती हैं अपने आप। जैसे हमने किसी चीज़ का बीज फेंक दिया, खा करके कोई छिलका फेंक दिया, तो वहाँ क्या मिसलेनियस ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो होने लगी। सो ये ट्रीज़ भी जो है ये हमारी नॉन कल्टिवेटेड यूज़ में ही आ रही हैं, इसीलिए इसको हम नेट सोन एरिया में कवर नहीं करते हैं, बिकॉज नेट सोन एरिया में सिर्फ वो एरिया कवर होता है जिसमें हमने कोई क्रॉप का प्रोडक्शन कर रखा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आता है। इसमें क्या होता है, वो लैंड जिसको हमने 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में काउंट होगा। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में ही हमारे दो टाइप, तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होगा जिसे हमने 5 साल से ज़्यादा विदाउट कल्टिवेशन छोड़ दिया है। हमने इस पर एक टाइम पे क्रॉप उगाई थी, लेकिन उसके बाद हमने इस पर 5 साल से ज़्यादा कोई क्रॉप नहीं उगाई है, सो हम उसे कल्टिवेबल वेस्ट लैंड के अंदर काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है करंट फैलो, एक होता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में क्या होता है, वो लैंड जो हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, उसे हम करंट फैलो बोलते हैं। 1 और लेस देन 1 इसमें क्या लॉजिक होता है कि हमने इस पर कोई क्रॉप ग्रो करी है, वो सीजनल क्रॉप थी, हमने कोई एक क्रॉप ग्रो करी है, फॉर एग्जांपल हमने शुगर केन ग्रो करा है, हमने उसे ग्रो करके काट लिया, हमने रख दिया, एंड अब उस पर सीजन जब तक नहीं आएगा तब तक हम फिर से शुगर केन नहीं उगाएंगे। सो करंट फैलो में सबसे पहले आता है हमारा, सो फैलो लैंड में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है करंट फैलो, एक होता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो कौन सा लैंड होता है, वो लैंड जो हमने 1 या 1 से कम साल के लिए विदाउट एग्रीकल्चर छोड़ दिया उसे हम करंट फैलो लैंड बोलते हैं। करंट फैलो लैंड में क्या होता है कि हमने एक क्रॉप किसी लैंड पर उगाई है। करंट फैलो में क्या होता है कि हमने एक क्रॉप किसी जगह पर उगाई है एंड उसके बाद हमने उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया होगा 1 और लेस देन 1 ईयर। क्या हमने एक कोई सीजनेबल क्रॉप उगाई है, उस क्रॉप को हमने काट लिया है एंड अब जब तक फिर से सीजन नहीं आता है तब तक के लिए हम उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं एंड ये जो टाइम पीरियड है ये 1 साल से कम का होना चाहिए। सो उसे हम करंट फैलो में काउंट करेंगे क्योंकि ये करंटली अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है। अदर देन करंट फैलो में क्या होता है कि हमने 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर के लिए उसे खाली छोड़ दिया हो, उस लैंड को खाली छोड़ दिया हो, सो हम उसे अदर देन करंट फैलो में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पे एक क्रॉप उगाई है, क्रॉप हमने उगाई एंड यूज़ करी एंड उसके बाद हमने उस पर 5 साल तक फिर से और कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करा है। एग्रीकल्चरल ईयर्स का क्या मतलब होता है कि हमने उस लैंड को एग्रीकल्चरली यूज़ नहीं करा है। उस लैंड को हम किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन हम उसे एग्रीकल्चर यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम उस पर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करेंगे 5 साल तक, देन हम उसे अदर देन करंट फैलो में काउंट करेंगे। नेट सोन एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसपे हमने किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रखा होगा। सो द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया बेसिकली वो एरिया है जिसपे हमने क्रॉप का प्रोडक्शन कर रखा होगा, जितने भी एरिया पे कर रखा होगा उसे हम नेट सोन एरिया के अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन 1 ईयर प्लस नेट सोन एरिया, यानी कि वो एरिया जिसमें हमने 1 से ज़्यादा बार एक ही साल में क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा होगा, प्लस उसमें हम नेट सोन एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम लैंड यूज़ पैटर्न देखते हैं, इंडिया में क्या लैंड यूज़ पैटर्न है, सो इंडिया के पास टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है।
इस एरिया में सिर्फ 93% एरिया जो टोटल में से है सिर्फ उतना ही एरिया हम यूज़ कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हो गए, असम एरिया हो गए, ये सब एरियाज हमने अभी तक सर्वे ही नहीं कर रखे हैं। सो इन सब एरियाज़ का हमें लैंड यूज़ पैटर्न पता ही नहीं है। ऐसे ही हमें अलग अलग जो हमने लैंड्स पढ़े हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, फैलो लैंड, करंट फैलो, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, ये कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहले होता किन किन वजह से? लैंड डिग्रेडेशन के पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हम लैंड में माइनिंग करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, अलग अलग हम उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन्हीं एक्टिविटीज़ को अगर हम हद से ज़्यादा कर देंगे तो वो लैंड को डिग्रेड करने लगती है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लैंड को डिग्रेड कर देती हैं। अगर हम माइनिंग करने के बाद, हमने किसी एरिया में माइनिंग का काम करा है और उसके बाद उस लैंड को हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। क्योंकि हमने जो गड्ढे खोदे थे, हमने जो जो चीज़ें करी थी उन्हें हमने वापस भरा नहीं है, कुछ ही सालों में वो लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने माइनिंग साइट्स पर जो हमने गड्ढे खोदे थे वो हम वापस भरते नहीं हैं, वापस उसे ठीक नहीं करते हैं, तो कुछ ही सालों में वो लैंड जो है वो ख़राब होने लगता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि लैंड डिग्रेड ना हो। मिनरल प्रोसेसिंग जैसे हम ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम बनाते हैं, इस सबसे एटमॉस्फेयर में इतना डस्ट आ जाता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को और नुकसान पहुंचाने लगता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है हरियाणा एंड पंजाब का। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है लैंड डिग्रेडेशन की वो है ओवर इरिगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग भी होता है। इनफैक्ट एक प्रॉब्लम पंजाब एंड हरियाणा में कि वहाँ लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं लोग हैं, एंड ओवर इरिगेशन भी प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा पानी दे देंगे अगर लैंड को, सो ऑब्वियसली वहाँ पे सॉइल ख़राब होने लगता है। अब हमने ये देख लिया कि लैंड डिग्रेड होने के पीछे क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले हो गया हमारा ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन। हम माइनिंग साइट्स को खुला छोड़ देते हैं तब लैंड डिग्रेड होने लगता है। हम अगर लाइमस्टोन इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग सही से नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, उससे भी हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। इसके बाद हम लैंड का कंजर्वेशन कैसे करें? हमने ये तो देख लिया कि लैंड डिग्रेड किन किन तरीक़ों से होता है। लैंड का कंजर्वेशन कैसे किया जाए? सबसे पहला तरीका तो होता है कि हम एफॉरेस्टेशन करें। हमने रोड्स को बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए हम पेड़ बहुत काटते हैं, इसलिए हम जितने ज़्यादा और पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा सॉइल के लिए फ़ायदा होगा। इसलिए हम जितने पेड़ लगाएंगे उतना वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद वेस्ट लैंड का हमें प्रॉपर यूज़ करना है। वेस्ट लैंड जो प्रेजेंट है उसको हमें सही यूज़ पर लाना है। वहाँ पे जो मिसलेनियस ट्रीज़ उगी हुई हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो ट्रीज़ हैं वो हमारे सॉइल को नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं। हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल डालना है, ओवर इरिगेशन नहीं करना है, ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी है। इसके बाद हमें प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स का ध्यान देना है। शेल्टर बेल्स, ये सब प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स एंड ये सब टॉपिक हम इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसका सही से डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम फैक्ट्री से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो डायरेक्ट सॉइल में डाल देते हैं। सॉइल में डालने की वजह से वो सॉइल डिग्रेड होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सॉइल में जो चीज़ें डिस्चार्ज कर रहे हैं वो एक्चुअली में सॉइल के लिए अच्छी है भी या नहीं। सो अब हमारा टॉपिक आता है कि सॉइल एज अ रिसोर्स हमारे लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले तो सॉइल हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल पे ही हम प्लांट का ग्रोथ करते हैं, ट्रीज़ का ग्रोथ करते हैं, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी सॉइल पे ही होता है। सॉइल सूटेबल होगा तभी क्रॉप का प्रोडक्शन भी होगा, इसलिए सॉइल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और सॉइल को बनने में एक्चुअली में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लेंथ में ही बनने के लिए सॉइल को बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसलिए सॉइल को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना कि सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है बल्कि सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग जगह पे सॉइल्स ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्चुअली में क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो सॉइल एज अ रिसोर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सॉइल हमारा लिविंग सिस्टम का पार्ट भी है, वो हमें सारी चीज़ें देता है, क्रॉप्स एंड वो सब। सो सबसे पहले तो सॉइल होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है। सबसे पहले तो हमारा लैंड कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। लैंड में सबसे नीचे हमारी अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक प्रेजेंट होती है, उसके बाद वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके बाद रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले वाला एरिया प्रेजेंट होता है, एंड जो टॉप लेयर होती है उसमें सॉइल प्रेजेंट होता है। सो सॉइल जो होगा वो हमारे सबसे टॉप लेयर में प्रेजेंट होगा लैंड के। अब सॉइल किन किन चीज़ों से बना होता है। सॉइल बनने के लिए बहुत अलग अलग कंडीशंस होती हैं। चेंज इन टेम्परेचर होगा, रनिंग वाटर का एक्शन होगा, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, या फिर हम डीकम्पोजर्स जो एक्टिविटी करते हैं सॉइल पे, उस सब से मिल करके हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि नेचर में प्रेजेंट अलग अलग फोर्सेस जो होंगी वो मिल करके हमारे सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल के प्रोडक्शन के लिए।
सो अब हमने देख लिया कि सॉइल क्या होता है, सॉइल किन किन कंडीशन से मिल करके बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो होता है टाइप्स ऑफ सॉइल। सो सबसे पहला टाइप ऑफ सॉइल जो होता है वो हमारा होता है एलुवियल सॉइल। ये सॉइल जो है ये हमारा मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरियाज़ में हमारा एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट होता है। ये सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। ये हमारे 3 अलग अलग रिवर्स की डिपोजिशन से मिल करके बना होता है। इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर्स के डिपोजिशन से मिल करके हमारा एलुवियल सॉइल बना होता है। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के डेल्टा पे ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद एलुवियल सॉइल में प्रेजेंट क्या क्या होता है, इसमें सैंड प्रेजेंट होता है, सिल्ट प्रेजेंट होता है एंड क्ले प्रेजेंट होता है। इन 3 चीज़ों से मिल करके एलुवियल सॉइल बनता है, इसीलिए ये सैंडी एंड सिल्टी इन नेचर भी होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसमें केमिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें पोटाश प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होती है, लाइम प्रेजेंट होता है। एंड ये सब चीज़ें जो है फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश एंड लाइम, ये सब चीज़ें किस हमारे क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो उसमें शुगर केन की हेल्प हो जाती है, वीट की हेल्प हो जाती है, पैडी की होती है एंड अदर कुछ सीरियल पल्सेस होते हैं। इन सब की ग्रोथ हमारे एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से होती है। ये एलुवियल सॉइल की इमेज है, ये कुछ रेड कलर का दिखाई देता है। अब एलुवियल सॉइल को ही हम ऑन द बेसिस ऑफ एज 2 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले आता है भंगर, देन आता है खादर। ये 2 टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज हमने इसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज जो है वो हम दुआर्स, चोज एंड तेराई, ये 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ ये हमारे एलुवियल सॉइल में काउंट होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज हमने 2 टाइप्स में यहाँ डिवाइड कर दिया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो कैसे, भांगर जो होता है ये हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है एंड खादर जो होगा ये हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होगा। ऐसे याद रख लेना है कि भांगर का मतलब पुराना, जैसे कचरा होता है, भंगर होता है, पुरानी चीज़ें होती हैं। सो भांगर से हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल। अब ये न्यू एलुवियल सॉइल है, इसमें और ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये और ज़्यादा फर्टाइल होगा। खादर में क्या होगा कि हमारे कंकड़ नॉड्यूल्स जो होंगे वो कम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें और फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसमें ग्रोथ अच्छी होती है क्रॉप्स की, इसलिए इसमें कंकड़ नॉड्यूल्स जो होंगे वो कम प्रेजेंट होंगे यानी ये मोर फर्टाइल होगा। लेकिन वहीं अगर हम भांगर को देखते हैं सो इसमें कंकड़ नॉड्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, इसमें फाइन पार्टिकल्स उतने प्रेजेंट नहीं होंगे एंड इट विल बी लेस फर्टाइल देन खादर। ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल के बीच में। अब एलुवियल सॉइल के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो इसका कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। इस ब्लैक सॉइल को हम रीगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक सॉइल एंड रीगर सॉइल दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अब हमारा ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए आइडियल होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती बहुत अच्छे से होती है, इसलिए हम ब्लैक सॉइल को कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, महाराष्ट्र कवर करता है, सौराष्ट्र कवर करता है, मालवा कवर करता है और मध्य प्रदेश कवर करता है। ये इंडियन एरियाज़ को कवर करेगा। ये अपनी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसमें हमारे कॉटन का ग्रोथ अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छे से होती है। एंड इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी हमारा पोटाश प्रेजेंट होगा, लाइम प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा एंड कैल्शियम प्रेजेंट होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल जो है ये हमारे हॉट वेदर्स में क्रैक डेवलप कर लेता है। ये हॉट वेदर में क्रैक डेवलप क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न होता है। ब्लैक सॉइल को अगर हम हमारे हॉट वेदर में देखेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये एरेशन के लिए होते हैं। एरेशन क्या होता है, मिट्टी सांस लेने के लिए क्रैक्स डेवलप कर लेती है ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर ले पाए। इसी एरेशन के प्रोसेस के लिए ब्लैक सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एंड इसी वजह से इसमें कॉटन की खेती भी अच्छे से हो पाती है। सो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हमारे कनेक्टेड है। ये पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती अच्छे से क्यों होती है। सो अलग अलग पॉइंट्स लिख देने हैं कि इट डेवलप्स क्रैक व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन हॉट वेदर फॉर एरेशन पर्पजेस। इसमें हम कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे कॉटन की खेती के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट गेट्स स्टिकी व्हेन इट इज़ वेट। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, ये इसके हम कुछ फंक्शंस कह सकते हैं। ब्लैक सॉइल के बाद हमारा नेक्स्ट सॉइल जो आता है वो होता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होता है। उन एरियाज़ पे, जिन एरियाज़ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल का डेवलपमेंट होगा। ये किस किस एरियाज़ में प्रेजेंट होता है, ये ओडिशा में प्रेजेंट है, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स हमारे गंगा प्लेन के,
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेड एंड येलो सॉइल, रेड कब दिखता है एंड येलो कब दिखता है। सो इट लुक्स येलो व्हेन इट इज़ हाइड्रेटेड। सो जब वो हाइड्रेटेड होगा तब वो येलो कलर का दिखाई देगा, लेकिन इट अपीयर्स येलो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उसमें जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है सो वो रेड कलर का दिखाई देगा, एंड जब वो हाइड्रेटेड होगा देन वो येलो कलर का दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सॉइल जो आता है वो है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल किन किन रीजन्स में डेवलप होगा? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होगा, जहाँ पे ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होगा, यानी कि यहाँ पे बारिश भी होती रहेगी एंड ड्राई सीजन्स भी आएंगे, सर्दी गर्मी दोनों का सीजन दिखाई देता है। सॉइल का हमारे फॉर्मेशन क्यों होता है? ये इंटेंस लीचिंग और हैवी रेन की वजह से होता है, यानी कि हैवी रेन की वजह से ही हमारा लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होगा। इसका हमारे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? दे आर मोस्टली एसिडिक एंड इसमें प्लांट न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेटराइट सॉइल में, जैसे हमने बाकी सॉइल्स में देखा है, उसमें पोटाश प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा। लेटराइट सॉइल में प्लांट न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद ही कौन कौन से एरियाज़ में प्रेजेंट होता है? ये हमारे सदर्न स्टेट्स में प्रेजेंट होगा, ओडिशा में प्रेजेंट होगा, महाराष्ट्र में प्रेजेंट होगा एंड वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट होगा। ये लेटराइट सॉइल है हमारा। नेक्स्ट सॉइल जो आता है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इसमें क्या होता है? ये ह्यूमस को लैक करता है। एरिड सॉइल ऐसे मान लो कि ये डेजर्टी एरियाज़ में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तो जो डेजर्टी एरियाज़ है ये वहाँ प्रेजेंट होगा। एरिड सॉइल जो है हमारा वो सैंडी इन टेक्सचर होगा एंड सैलाइन इन नेचर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और होराइजन्स जो होंगे एरिड सॉइल के हमारे, वो कंकड़ नोड्यूल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है। सो ये एरिड सॉइल्स की कुछ प्रॉपर्टी है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सॉइल जो आता है वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हमें नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ जहाँ फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे वहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होगा। सो हिली एंड माउंटेनियस एरियाज जहाँ जहाँ होंगे वहाँ हमारा फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होगा। इसका टेक्सचर जो होगा वो अलग अलग एरिया या फिर वहाँ पे प्रेजेंट एनवायरनमेंट के बेसिस पर डिफर करता है। फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द एरिया जिसमें वो फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट है वो डिफर करता है। यानी कि अगर हम वैली साइड्स में देखते हैं तो वो लोमी एंड सिल्टी इन टेक्सचर होगा हमारा, लेकिन वहीं अगर हम अपर साइड्स ऑफ स्लोप देखेंगे, स्लोप्स की जो ऊपर वाली साइड्स हैं वहाँ पर ये कोर्स ग्रेन्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन वहीं अगर हम वैली साइड नीचे के एरियाज पे देखेंगे तो वहाँ पर ये लोमी एंड सिल्टी टेक्सचर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एसिडिक होता है नेचर में, इसमें लो ह्यूमस कॉन्टेंट होता है स्नो कवर्ड एरियाज़ में, एंड माउंटेन एरिया जैसे कि हिमालयस वगैरह हो गए वहाँ पर ये डेन्यूडेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। अब डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन का सिंपल मीनिंग हम ये मान सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ के अपर सरफेस को अगर वॉश डाउन कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन को अगर हमने सिंपल वर्ड्स में पढ़ा होगा तो हम इसे सॉइल इरोजन के नाम से डालते हैं और सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो वॉश डाउन हो जाती है, सेवरल रीजंस की वजह से वॉश डाउन हो सकती है। हमारे माउंटेनियस एरियाज में क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्लोप प्रेजेंट है, यहाँ पे अपर लेयर पे हमारी सॉइल प्रेजेंट होगी। अब इस सॉइल का डेन्यूडेशन हो जाता है, यानी कि इस सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वो वॉश डाउन हो जाएगी ड्यू टू सेवरल रीजंस हो सकता है। वो अब रेनफॉल की वजह से वो वॉश डाउन हो जा रही है, अब विंड की वजह से वॉश डाउन हो जा रही है, वो सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे। डेन्यूडेशन का सिंपल सा मतलब अभी हम ये मान सकते हैं कि सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं वही डेन्यूडेशन है, यानी कि सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो वॉश डाउन हो जाएगी। एंड फॉरेस्ट सॉइल्स में सॉइल्स जो हमारे लोअर पार्ट्स में पाए जाएंगे वो ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं। इसके बाद कहाँ कहाँ प्रेजेंट है सॉइल, ये एक मैप भी दे रखा है। कहाँ कहाँ कौन से सॉइल प्रेजेंट हैं ये मैप के फॉर्म में भी दे रखा है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे फॉरेस्ट सॉइल जो है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट होंगे या माउंटेनियस एरियाज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एलुवियल सॉइल को देखते हैं सो मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो भी रीजन है ये एलुवियल सॉइल ही कवर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ और हमारे बीच में जो स्टेट्स आते हैं, सदर्न स्टेट्स जो आते हैं, ये हमारा रेड एंड येलो सॉइल कवर करता है। ब्लैक सॉइल जो है वो हमारा बहुत कम एरियाज में प्रेजेंट होगा, बहुत बीच बीच में कहीं दिख रहा होगा। ये सब जो एरियाज हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल्स प्रेजेंट होगा। जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ कॉटन की खेती होगी। नेक्स्ट आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में अगर हम देखेंगे तो वो हमें बहुत कम जगह पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा लेटराइट सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ लेटराइट सॉइल प्रेजेंट है। सो सदर्न पार्ट्स या फिर हम नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे सो वहाँ पे हमारा लेटराइट सॉइल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमें पता है कि उसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, सो वो हमारे उन एरियाज़ में प्रेजेंट होगा जहाँ पर मॉइस्चर नहीं है या फिर जहाँ वाटर की कमी है। सो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल हैं एंड वो कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट हैं वो हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है
वो है सॉइल इरोजन। हमने सॉइल इरोजन पढ़ा कि सॉइल इरोजन क्या होता है। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। जैसा कि बताया कि कोई भी सॉइल प्रेजेंट है, उस सॉइल की अपर लेयर जब वॉश डाउन हो जाती है, अब वो वॉश डाउन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस हो सकती है, वो विंड की वजह से हो रही है या रेनफॉल की वजह से हो रही है, दैट डिपेंड्स। सो बेसिकली सॉइल इरोजन है वॉशिंग डाउन ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके बाद आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। वट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सबसे पहला हमारा कॉज जो है वो तो डिफॉरेस्टेशन ही होता है, क्योंकि मिट्टी फर्टाइल तभी होगी जब उसमें पेड़ प्रेजेंट होंगे उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। अब हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी होता है, क्योंकि हम जब घास को उखाड़ेंगे उसके बाद जो रूट्स हैं उसके साथ मिट्टी भी बाहर आती है, न्यूट्रिएंट्स भी बाहर आते हैं, जिससे अगेन सॉइल इरोजन हो रहा होगा। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इस सब वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। इसके बाद दो टर्म्स दे रखी हैं, एक है गलीज एंड एक है रेवेंस। इनका मतलब क्या होता है? गलीज का मतलब होता है वाटर जो होगा वो क्लेई सॉइल में कट करके निकल जाता है एंड वो जो एरिया बना देता है, वाटर की जो पाथ बना देता है, उस पाथ को हम गलीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कहीं लैंड जा रहा है, उस लैंड में वाटर ने कट डाउन करके अपने जाने का एक रीजन बना लिया है, इस रीजन को अब हम गली कहेंगे, क्योंकि वाटर ने कट करके अपना एक रीजन बना लिया है। मतलब है द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, एंड इसी चैनल्स को हम गलीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रेवाइंस। अब इसमें क्या होता है, चंबल रीजन्स में जो है वहाँ पे ऐसे बैड लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अनफिट फॉर कल्टिवेशन है। इन बैड लैंड्स को ही हम रेवाइंस बोलते हैं। सो द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इन चंबल रीजन, सच लैंड्स आर कॉल्ड एज रेवाइंस। इन्हीं लैंड्स को हम रेवाइंस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि सॉइल इरोजन जो है वो किन किन तरीक़ों से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल लेयर जो होती है वो वाटर की वजह से भी हो सकती है एंड हमारे एयर की वजह से भी हो सकती है। सो इसकी इसी तरीके से हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारा विंड इरोजन एंड दूसरा होता है हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होगा, सॉइल की जो सबसे अपर वाली लेयर होगी वो ड्यू टू वाटर के आने से वो अपर लेयर जो होगी वो साफ़ हो जाएगी। सो शीट इरोजन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ शीट पूरे हमारे एरिया से फ्लो करके चला जाता है। वो फ्लो करके जाने से हमारे सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो वॉश डाउन हो जाएगी एंड इसी वॉश डाउन होने की वजह से हम इसे शीट इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज अ फॉर्म ऑफ शीट, अब कोई सॉइल की लेयर प्रेजेंट है उसमें शीट की तरह हमने एक पूरी लेयर निकाल दी, हम इसी को शीट इरोजन बोल देंगे। विंड इरोजन में क्या होगा कि हमारे सॉइल की लेयर प्रेजेंट होगी एंड विंड की वजह से वो अपर मोस्ट लेयर जो होगी वो साफ़ हो जाएगी। सो शीट इरोजन एंड विंड इरोजन तो अलग अलग चीज़ें हैं। शीट इरोजन हमारा ड्यू टू वाटर होता है एंड विंड इरोजन विंड की वजह से होता है। अब इसी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है कॉन्टोर प्लोइंग। अब कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, इसे हम कॉन्टोर प्लोइंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ अलॉन्ग कॉन्टोर लाइंस कर देते हैं। सो प्लोइंग अराउंड कॉन्टोर लाइन कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप एंड दिस इज नोन एज कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्यों की जाती है कि इससे जो है वो फ्लो ब्रेक किया जा सकता है। जैसे अगर रेनफॉल हो रही है, वाटर आ रहा है, सो उससे वाटर का फोर्स ब्रेक हो जाएगा। अब अगर वाटर एक डाउन द स्लोप आ रहा है एंड वो स्लोप ऐसे प्रेजेंट है, अब वाटर इस स्लोप से ज़्यादा जल्दी गिरेगा या फिर इस स्लोप से ज़्यादा जल्दी गिरेगा? ऑब्वियसली इस स्लोप से ज़्यादा जल्दी गिरेगा एंड इससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएगी सॉइल को। अगर हमने यहाँ क्रॉप ग्रो कर रखी है सो ऑब्वियसली यहाँ अगर वाटर आ रहा है, जैसा हमने पढ़ा कि शीट इरोजन होता है, हमारे सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो साफ़ हो जाती है। वैसे अगर यहाँ पे क्रॉप्स प्रेजेंट होंगी सो क्रॉप्स को कितना हार्म होगा। इसी को बचाने के लिए हम कॉन्टोर प्लोइंग करते हैं। अलॉन्ग कॉन्टोर लाइन्स हम इस तरीके से हम इस तरीके से इसका प्रोडक्शन कर देते हैं कि वाटर का फ्लो जो हो वो ब्रेक हो, वाटर नीचे आए भी तो इतना फोर्स से ना गिरे। सो वाटर गिरेगा तो, लेकिन उससे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी मेथड को हम कॉन्टोर प्लोइंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आता है वो हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्यों किया जाता है, ये विंड के फ्लो को ब्रेक करने के लिए किया जाएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे ये है, इसमें एक एक स्ट्रिप में प्रोडक्शन कर रखा है, एक स्ट्रिप ने प्रोडक्शन कर रखा है और एक स्ट्रिप खाली छोड़ रखी है। इस तरीके से प्रोडक्शन कर रखा है। इसमें क्या होगा, इसमें विंड का फ्लो जो है वो ब्रेक होगा। विंड आएगी तो, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आ पाएगी एंड उतना ज़्यादा क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग का मेथड। सो लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट बिटवीन द क्रॉप्स एंड दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तरीका जो आता है वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स भी ऐसा ही कुछ सिमिलर सा तरीका होता है। इसमें हम एक शेल्टर्स क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से।
इसमें हमने शेल्टर्स में प्लांट का ग्रोथ कर दिया है। इसकी वजह से भी जो है हमारा विंड का फ्लो है वो ब्रेक होता है। इससे हमारा क्रॉप और इससे हमारा क्रॉप स्टेबलाइज रहता है। सो दीज शेल्टर हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इसी सब में ये हेल्प करता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। हमने अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड करा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने 2 टाइप्स देखे हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने 4 टाइप्स में इसे क्लासीफाई करा था। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट 4 अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। इसके बाद हमने देखा कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। डेवलपमेंट किया कैसे जाता है, इसी डेवलपमेंट को करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबली दिखाने के लिए रियो द जेनेरियो अर्थ समिट रखी गई थी 1992 में। इसके बाद हमने एजेंडा 21 देखा जो कि हमारे रियो द जेनेरियो अर्थ समिट में ही प्रपोज की गई थी। एंड इसके बाद इस एजेंडा 21 का मेन गोल क्या है, ये किस चीज़ पर फोकस करता है। इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, रिसोर्स प्लानिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना होता है हमें। इसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। ये एक स्टेटमेंट थी। और इसके बाद इसमें टॉपिक्स थे कि रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जाए, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कदम उठाए फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, ये हमने देखा है। उसके बाद लैंड एज अ रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, लैंड कितने टाइप्स का प्रेजेंट होता है, लैंड यूटिलाइजेशन अलग अलग टाइप्स में होता है, बैरन लैंड होता है, करंट फैलो होता है, अदर देन करंट फैलो में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसा है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसे ठीक कैसे किया जाए, सॉइल एज अ रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल देखे हैं। उसके बाद हमने सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स देखे हैं। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। ये चैप्टर 2 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमने रिसोर्सेज देखा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा है। सो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली में अगर हम स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर हम लिंक करते हैं तो समझना और आसान हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर के NCERT की हमें एक बार रीडिंग कर लेनी है, एक बार NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेने हैं एंड इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड थैंक यू।